नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत हमने कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को देखा था। हमने आर्टिकल 100 तक कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे। दोस्तों, संविधान का जो भाग 5 है, जिसमें कि संघ को परिभाषित किया गया है, उसमें जितने भी अनुच्छेद हैं वो सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खासतौर से यूपी पुलिस में इससे एक प्रश्न आने अनिवार्य है। 1 से 2 प्रश्न अवश्य रूप से आएंगे। तो दोस्तों, 100 तक हमने देख लिया था। 100 के बाद जो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 108। क्या है? अनुच्छेद 108। दोस्तों, इस अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, इसके बारे में बात किया गया है। संयुक्त अधिवेशन। अब जरा हम लोग समझते हैं कि यह संयुक्त अधिवेशन है क्या। तो दोस्तों, यह अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अब बात होती है कि कब बुलाया जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब दोनों सदनों कौन? एलएस एंड आरएस, लोकसभा और राज्यसभा, जब दोनों सदनों में किसी भी प्रकार का जब विवाद होता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। अब बात होती है कि किस प्रकार के विवाद होते हैं। तो देखिए, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन, ठीक है, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को जो दूसरा सदन है वह पारित न करे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि लोकसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया और लोकसभा के पारित करने के बाद जाहिर सी बात है वो किस सभा में जाएगी? राज्यसभा में। अब राज्यसभा उसे पारित न करे तो ऐसी स्थिति में जो विवाद उत्पन्न होता है उस विवाद को हल करने के लिए या उसे समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अब दूसरी स्थिति कौन सी हो जाती है? जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक को जो दूसरा सदन 6 माह, कितना? 6 माह से अधिक देर तक रखे, 6 माह से अधिक समय तक रखे अपने पास, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा ने किसी विधेयक को पारित किया, ठीक। अब ये पारित करने के बाद ये राज्यसभा के पास गया। अब राज्यसभा 6 माह से अधिक समय तक यदि अपने पास रख लेता है तो वहां पे दोनों सदनों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकता है और ऐसे विवाद को जो उत्पन्न हुआ है उसे हल करने के लिए या उसे समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और तीसरा कंडीशन क्या होता है दोस्तों? अब तीसरे कंडीशन को देख लेते हैं। एक सदन द्वारा, क्या? मान लीजिए किसी सदन द्वारा, चाहे वो लोकसभा हो सकता है चाहे राज्यसभा, ठीक है, एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन न माने, क्या? न माने, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि लोकसभा ने कोई सुझाव दिया किसी विधेयक पे, लोकसभा ने सुझाव दिया और राज्यसभा उसे नहीं मानता है, तो ऐसे में जो विवाद उत्पन्न होता है उस विवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जो संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो आपको समझ में आएंगे। दोस्तों, अभी तक जो है कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। कब कब? देखिए, 1961, 1978, 2001। कब कब बुलाया गया है? 1961, 1978, 2001। 1961 में दहेज अधिनियम के दौरान बुलाया गया था। 1978 में
बैंकिंग से संबंधित जो प्रावधान थे उसमें बुलाया गया था, और 2001 में पोटा से संबंधित बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन। अब दोस्तों देखिए, संयुक्त संविधान संशोधन तथा धन विधेयक पर जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसे नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये तो आपने देखा इसमें कि विधेयक से संबंधित जो विवाद है उसी में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, लेकिन जब संविधान संशोधन तथा धन विधेयक पर कोई विवाद होता है तो वहां पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में क्या बतलाया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा को बताया गया है। अब देखिए इसकी परिभाषा क्या है कि इसके अनुसार, किसके अनुसार? धन विधेयक की परिभाषा के अनुसार संचित निधि परिभाषित होने वाला विधेयक ही धन विधेयक कहलाता है। ठीक है, संचित निधि यानी कि जो सरकारी खाता है। ठीक है, संचित निधि यानी कि जो सरकारी खाता है। ठीक, मैं लिख देता हूं संचित निधि। क्या? संचित निधि, जो कि इसी को कहते हैं सरकारी खाता। सरकारी खाता। ठीक है, इसी को परिभाषित करने वाला जो विधेयक होता है वो धन विधेयक कहलाता है। यानी कि ऐसा विधेयक आपने संसद में पेश किया जिसमें कि ये बताया गया कि भाई आप बताइए कि संचित निधि में कितने पैसे हैं, कितने सरकारी खाते में कितने धन इकट्ठा है। इस विधेयक को ही धन विधेयक कहा जाता है। ठीक है, और धन विधेयक से संबंधित जो विशेष प्रावधान है उसे बताया गया अनुच्छेद 109 में। किसमें बताया गया? 109 में। मैंने 110 इसलिए लिखा क्योंकि पहले परिभाषा आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रावधान आना चाहिए। तो चूंकि संविधान में भाई पहले 109 में प्रावधान दिया हुआ है, विशेष प्रावधान, उसके बाद धन विधेयक की परिभाषा को दिया गया। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है कि प्रावधान बताया गया है उसे हम थोड़ा आपको बता देते हैं। जैसे कि जो धन विधेयक है ये सर्वप्रथम लोकसभा से ही प्रारंभ होगा। ठीक है, लोकसभा से ही प्रारंभ होगा। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात कही गई है कि राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक, राज्यसभा इसे 14, दोस्तों नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग, राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रख सकता है। ठीक है, अपने पास नहीं रख सकता है। अगला पॉइंट क्या कहता है? धन विधेयक पर दिया गया प्रस्ताव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर इस पे किसी प्रकार का प्रस्ताव अगर दिया जाता है तो लोकसभा ऐसा नहीं है कि इसको मानेगा ही मानेगा। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, है या नहीं, इसका जो निर्धारण करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करता है। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से यह विधेयक आता है। यह जो विधेयक है धन विधेयक, ये किसकी पूर्वानुमति से आता है? राष्ट्रपति। किसकी पूर्वानुमति से आता है? राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से आता है। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसे लौटा नहीं सकता। एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति इस विधेयक को जो है पुनर्विचार के लिए जो है संसद में लौटा नहीं सकता है, इस पे उनको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। दोस्तों अगला जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 क्या कहता है? अनुच्छेद 111 कहता है कि विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, अब ये जो अनुमति है, कोई भी विधेयक, किसी भी प्रकार का जो विधेयक है, ये जो अनुमति है ये 3 प्रकार से जो है, राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो 3 प्रकार से होती है। अब कौन कौन सी होती है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो है वो है कि विधेयक को रद्द किया जाता है। ठीक है, रद्द
करने की अनुमति। ठीक है, क्या है? विधेयक को रद्द करने की अनुमति। दूसरा है पुनर्विचार, पुनर्विचार के लिए जो है लौटाने की अनुमति है। ठीक है, और तीसरा है जेबी वीटो। क्या है? जेबी वीटो। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये जो पहला वाला जो अनुमति है इसे 42वें संविधान संशोधन, कब? 42वें संविधान संशोधन 1900 कब आया था? 1976 द्वारा इसे जो है समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। और जो दूसरा वाला है, जरा पुनर्विचार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई विधेयक जब संसद में, जब संसद के दोनों सदनों से जब वो पारित हो करके राष्ट्रपति के पास जब जाता है, तो राष्ट्रपति को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी विधेयक को, धन विधेयक को छोड़ के, ठीक है, अभी इसके पहले मैंने बताया, धन विधेयक को छोड़ करके वो पुनर्विचार के लिए उसे लौटा सकता है। तीसरा क्या है? जेबी वीटो। जेबी वीटो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेबी वीटो को हम जो है राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से हमने परिभाषित किया। आपने अगर नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाके जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित जो प्रावधान है। अगला आप देखेंगे अनुच्छेद 112। अगला जो हमारा आर्टिकल क्या है? अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 क्या कहता है? अनुच्छेद 112 में दोस्तों बजट के बारे में बतलाया गया है। चूंकि देखिए संविधान में ना बजट शब्द कहीं नहीं देखने को मिलेगा, इसकी जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? वार्षिक वित्तीय विवरण, ये आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, जो बजट शब्द का जो अर्थ होता है, ये जो बजट है इसका जो अर्थ है वो है चमड़े का थैला। क्या है? चमड़े का थैला है। अब इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को आप लोग देख लीजिए कि जो बजट है, ये जो बजट है इसे सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसे कहां प्रस्तुत किया जाएगा? सर्वप्रथम इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा जो प्रस्तुत करने का अधिकार है वो किसे है? राष्ट्रपति को है। किसे है? राष्ट्रपति। ठीक है, इसे जो प्रस्तुत करेगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर नहीं कर रहा है तो इसे कौन प्रस्तुत करेगा? वित्त मंत्री करेगा या किसी अन्य मंत्री इसे प्रस्तुत करवाएंगे। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इससे संबंधित कि बजट में केवल इस बात की चर्चा की जाती है कि कौन कौन से विकासात्मक कार्यों को करना है, बजट द्वारा धन नहीं निकलता है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग ये सोचते हैं कि बजट द्वारा ही धन निकलता है, नहीं। बजट में आपको ये बताना पड़ता है कि जो विकासात्मक कार्य, मतलब कि आपको पूरे वर्ष भर आपको जितने भी कार्य करने हैं उस दौरान उसका पूरा विवरण होता है। ठीक है, उस कार्य को करने में जो धन लगता है उसका विवरण होता है, निकालने की बात नहीं होती है। ठीक है, अब निकाला किससे जाएगा? देखिए अगला जो आर्टिकल है इसको ध्यान से देखिएगा, 113 में क्या है? प्राक्कलन। क्या है? प्राक्कलन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। जो प्राक्कलन है इसमें बताया जाता है कि ये जो बजट आपने बनाया हुआ है इसमें कुल कितना खर्च आएगा। ठीक है, कुल खर्च बताया जाता है। ठीक है, कुल खर्च बताया जाता है। ठीक, प्राक्कलन में क्या होता है कि इसमें कुल खर्च बताया जाता है कि ये जो बजट है इसके ये जो विकास होने हैं एक साल के दौरान उसमें कुल कितना खर्च आएगा ये बताया जाता है। अब धन कैसे निकालते हैं इस बजट के लिए, यानी कि ये जो कार्य करने हैं इसके लिए धन कैसे निकलता है? तो दोस्तों धन निकलता है अनुच्छेद 114 के तहत विधेयक पारित करके। अब ये जो विनियोग विधेयक है इसे पारित किया जाता है संसद से। जब ये पारित हो जाता है तो जो प्राक्कलन में जो धन बताया जाता है विकास के लिए उसे आप निकाल सकते हैं। अब दोस्तों एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संसद को राष्ट्रीय कोष या फिर आप कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय धन है उसका
रक्षक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 114 के बाद जो हमारा अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 117। क्या है? आर्टिकल 100 अनुच्छेद 117 हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वित्त विधेयक। क्या है? वित्त विधेयक। अब यह वित्त विधेयक में क्या है? देखिए, धन विधेयक और वित्त विधेयक में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। धन विधेयक क्या है कि दोस्तों, धन विधेयक क्या है कि देश में जो पैसा इकट्ठा है, देश के जो कोष में जो पैसा इकट्ठा है उसके बारे में बताया जाता है। वित्त विधेयक क्या होता है कि आगामी वर्ष में किया जाने वाला विकासात्मक कार्य फाइनेंस बिल है ना, फाइनेंस बिल कहलाता है। ठीक है, मतलब कि आगामी वर्षों में, आने वाले वर्षों में जो विकासात्मक जो कार्य करना है, ठीक है, जो विकासात्मक कार्य किया जाना है उसी को विधेयक, वित्त विधेयक कहते हैं। यह लोकसभा तथा राज्यसभा, यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें कोई, जैसे धन विधेयक आपने देखा कि सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। दोस्तों, जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 में क्या बताया गया? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, आप कह सकते हैं संसद की भाषा। ठीक है, संसद की भाषा। यूं तो देखिए, भाषाएं तो भारत में कई सारी हैं। आप सभी जानते हैं कि 22 भाषाओं को जो है अपने देश में जो है राष्ट्रीय भाषा का जो है उसे दर्जा प्राप्त दिया गया है। लेकिन संसद की जो भाषा है वो केवल 2 ही है। कौन कौन सी है? हिंदी और इंग्लिश। क्या क्या है? हिंदी और इंग्लिश है। अब एक पॉइंट होता है कि मान लीजिए संसद में कोई ऐसा सदस्य पहुंच गया जिसे ये दोनों ही भाषा नहीं आती है, तब वो क्या करेगा? अब वो कैसे अपना स्पीच देगा? तो वो अपने क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में स्पीच दे सकता है संसद में, कोई भी सांसद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 123। क्या है? अनुच्छेद 123। दोस्तों, अनुच्छेद 123 से पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 122 को। अनुच्छेद 122 को देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायालय द्वारा संसद के कार्रवाई की जांच। ठीक है, इसके संबंध में बात किया गया है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, न्यायालय द्वारा जो है संसद की कार्यवाही की जो जांच है वो नहीं की जाएगी। क्या है? नहीं की जाएगी। किंतु विधेयक संवैधानिक है यानी इसकी जांच की जाएगी। देखिए, कोई विधेयक अगर वो सही नहीं है, देश के हित में नहीं है, तो इसकी जांच की जाएगी। लेकिन न्यायालय द्वारा जो है संसद के कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 123 हमारा जो है अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इसी के साथ आज का मैं ये जो हमारा वीडियो है भाग 5 पर, इसे हम समाप्त करेंगे। अगले आर्टिकल में हम देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज का जो हमारा ये आखिरी आर्टिकल है अनुच्छेद 123, इसमें राष्ट्रपति, इसमें क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। ठीक, राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या है? जब संसद का कोई सत्र न चले, ठीक, और कोई आपातकालीन कानून की जरूरत हो तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? अस्थायी कानून बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है, आपातकाल लगता है देश में या किसी राज्य में, आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे में क्या किया जाता है कि भाई मान लीजिए अब कोई ऐसा कानून जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनाना, तो जब उसकी ज़रूरत को समझते हुए राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अध्यादेश जारी करते हैं और अस्थायी रूप से, क्या अस्थायी रूप से जो है एक कानून बना देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अध्यादेश कहा जाता है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।